हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार पढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है हमारी 10th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं 10th क्लास में आपका इकोनॉमिक्स। और हम इसी के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर है डेवलपमेंट, उसको हम लोग आपका देख रहे थे। और हम लोग आय और उसके मापदंड को हम लोग पढ़ चुके थे। कल हमने बहुत सारी चीजों को इसमें पीछे आपका देख लिया था कि क्या उससे रिलेटेड है। एवरेज का मतलब क्या है, एवरेज इनकम क्या है, और एवरेज इनकम को ही हम पर कैपिटल जो इनकम है वो कहते हैं। क्लियर है इतना? आपको ध्यान देना चाहिए। क्लियर है? जहां तक आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का कि पर कैपिटल इनकम क्या है? ठीक है, चलिए देख लिया इतना आपने आय और आय के जो मापदंड हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं इसमें, और आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं उनकी विशेषताएं। क्लियर है? अब देखिए, इसका निरीक्षण हम एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। तालिका 3.1 हरियाणा, केरल, बिहार की प्रति व्यक्ति आय दर्शाती है कि वास्तव में ये आंकड़े वर्ष 2016-17 की वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति नवल राज्य घरेलू उत्पाद के हैं। अभी हम डिजिटल शब्द का क्या वास्तविक अर्थ है इसे छोड़ देते हैं। मोटे तौर पर हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं। हम देखते हैं कि तीनों राज्यों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। जो कल हमने देखा था हरियाणा, केरल और बिहार, उसमें सबसे ज्यादा पर कैपिटल जो इनकम थी वो किसकी थी? हरियाणा की थी। क्लियर है? अब देखिए, ये दिखाया था ना, केरल हरियाणा कितनी 2,03,340, केरल की 1,84,000, बिहार की 38,631 रुपए। क्लियर है? बिहार सबसे पीछे है। इसका अर्थ है कि औसतन हरियाणा में एक व्यक्ति की एक वर्ष में औसत आय 2,03,340 रुपए कमाता है, जबकि बिहार में केवल 38,631 रुपए ही कमा पाता है। ये एवरेज है। अब हो सकता है किसी की बहुत ज्यादा हो, किसी की इनकम हो। तो हमको पता है एवरेज इनकम निकालने के लिए टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन से हम लोग डिवाइड करते हैं, तब हमको क्या निकलती है? औसत आय निकलती है। और वही औसत आय क्या है? पर कैपिटल इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है। इसलिए विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाता है। तीन राज्यों में हरियाणा सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना गया। किसके बेसिस पर? आय के बेसिस पर। कि जो भाई आपका हरियाणा है वो आपका डेवलप है, बिहार आपका डेवलप नहीं है। किसके आधार पर? आय के क्लासिफिकेशन के बेसिस पर कैपिटल इनकम के आधार पर। इस प्रकार हम तीनों राज्यों में कुछ और आंकड़ों पर नजर डालते हैं। जैसे कि तालिका 4.1 को हम देखते हैं। इसे देखते हैं 4.1 को हम लोग नजर दौड़ाते हैं और फटाफट हम आपका देखते हैं। तीनों राज्यों को हम पढ़ रहे हैं। तो हरियाणा, केरल, बिहार। शिशु मृत्यु दर 1000 2017 के अनुसार, लिटरेसी 17-18, नवल यानी कि नेट प्रेजेंट अनुपस्थिति। क्लियर है? 14 से 15 वर्ष की आयु के बच्चे प्रति 100 में। देखिए, हरियाणा की कैपिटल इनकम बहुत ज्यादा थी, लेकिन यहां शिशु मृत्यु दर कितना है? 30। यानी कि 1000 पर हरियाणा में 30 बच्चों की डेथ अब भी होती है। ये कहता है आपका पर कैपिटल इनकम में डेथ रेट। लिटरेसी कितनी है? 100 में से 80 लोग पढ़े हुए हैं। और उधर नवल उपस्थिति यानी कितने बच्चे नेट उपस्थित हैं स्कूल जाने के लिए? 6 जो स्कूल जाते हैं, 100 में से 67, यानी कि रेट कम है। केरल में देखिए, यही 1000 में से कितना है? 10। लिटरेसी कितनी है? 96। और प्रेजेंटेशन कितनी है? नेट प्रेजेंटेशन 77। बिहार को देखिए कितनी है? 35। लिटरेसी कितनी है? 71। और ड्रॉपिंग कितनी है स्कूल की? 55। तो इस हिसाब को देखते हुए जिसकी आय मध्यम वर्ग की थी, 1 लाख कुछ थी, किसकी? केरल की, वो ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि उसके यहाँ 1000 में से केवल 10 बच्चों की डेथ हो रही है। 100 में से 96 लोग पढ़े लिखे हैं। स्कूल ड्रॉप आउट में देखिए 77%, मतलब 100 में से 77 बच्चे स्कूल में हैं।
ड्रॉप आउट बहुत कम है। हरियाणा को देखिए, इनकम बहुत ज्यादा है, डेथ रेट 30 है, लिटरेसी उसकी तुलना में कम है, और देखिए ड्रॉप आउट भी ज्यादा है। तो इन आंकड़ों में आपको फेरबदल दिखाई देगा कि भैया इनकम ही सब कुछ नहीं है। अगर इनकम सब कुछ होती तो हरियाणा यहां सबसे ऊपर होना चाहिए था, लेकिन यहां केरल सबसे ऊपर है। बिहार भी ठीक ठाक ही है, जिस हिसाब से बहुत कम इनकम है, और डेथ रेट तो फिर भी कम है उसके यहाँ, क्योंकि 5 नंबर तो फालतू है। यहाँ कितना 80 है, यहाँ आपका 71 है, तो कोई इतना खास अंतर है नहीं, पर लेकिन इनकम में तो बहुत अंतर है। और यहाँ 67 है, यहाँ आपके 55 है, तो ऑन एवरेज तो बिहार तो बहुत अच्छा है। किससे? हरियाणा से। हरियाणा से बिहार बहुत अच्छा है अगर हम डाटा कंपेयर करें, हम इनकम बेसिस पर। तो यहाँ कौन अच्छा निकला? केरल। तो हमको ये पढ़ने से एक चीज क्लियर हो रही है कि आय के आधार पर हम किसी को विकसित कहना ज्यादा उचित नहीं होगा। उसके और बहुत सारे फैक्टर हमको देखने चाहिए उस डेवलपमेंट के लिए। जैसे आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 की पीए फॉर्च्यून रिपोर्ट आई थी, और स्टैटिक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ नेशनल स्टैटिक ऑफिस से हम लोगों ने रिपोर्ट दी है। और इसमें दिखा शिशु मृत्यु दर। तो किसी वर्ष पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले ही मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाया गया है। यानी कि ऐसे बच्चे जो 1 साल भी अपना पूरा नहीं कर पाए। तो बिहार में वो कितने हैं? 35, केरल में 10 और हरियाणा में 30 है। साक्षरता दर को हम लोग कहां से मापते हैं? 7 वर्ष या उससे अधिक की आयु के बच्चों का साक्षर अनुपात। तो कितना है? 96 केरल, 71 बिहार और 80 आपका हरियाणा। नवल उपस्थिति, नेट प्रेजेंट अटेंडेंस है, तो 14 वर्ष की जो आयु है उसमें देखते हैं हम स्कूल जाने वाले बच्चों का आयु वर्ग के 7%। तो सबसे ज्यादा कहां मिला आपको? केरल। क्लियर है? ध्यान रहेगा। तालिका क्या दर्शाती है? तालिका का पहला स्तंभ दिखाता है कि केरल में 1000 जीवित बच्चे पैदा हुए, जिनमें से केवल 10 में से 10 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले उनकी मृत्यु हो। लेकिन हरियाणा में यह अनुपात 30 केरल की तुलना में 2 गुना से ज्यादा है। दूसरी ओर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल की प्रति व्यक्ति आय से तालिका में जैसे हमने देखा है। जरा सोचिए कि आपने माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं। ये सब लोग कितने प्रसन्न होते होंगे जब कोई बच्चा जन्म लेता है। या आप ऐसे माता पिताओं के बारे में सोचिए जो अपने बचपन में पहले जन्मदिन से पहले ही मर जाते हैं। सोचिए उन बच्चों के बारे में जिनका अपना बर्थडे उन्होंने कभी मनाया ही नहीं। और केरल में ये रेट कम है, बिहार में ज्यादा है, और हरियाणा में ज्यादा है, उड़ीसा में और भी ज्यादा है। ऐसे बहुत सारे स्टेट है जहां पर ज्यादा है। क्लियर है? और दूसरा यह है कि आंकड़े किस प्रकार के हैं। वर्ष 2017-18 के द्वारा हम किस समय की बात कर रहे हैं? हमारे स्वतंत्रता के 70 वर्ष के बाद जब हम देश के बड़े शहर शिशु समस्याओं को समाप्त नहीं हुई है। तालिका 4.1 को आपका दिखाया गया है। बिहार लगभग आधे बच्चे 8वीं शताब्दी से स्कूल नहीं जा रहे हैं। यदि आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो आप उनकी प्रारंभिक कक्षाओं के लगभग आधे से अधिक बच्चे गायब हो गए हैं। जहां बच्चों को स्कूल होना चाहिए वे नहीं होते हैं। अगर आपके साथ हैं तो आप ये सब पढ़ पाते हैं और आप जान पाते हैं कि ये कैसा कुछ है। क्लियर है? देख लिया आप लोगों ने? तो ये सब डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ हेल्थ फैसिलिटी कैसी है। तो पैसा होना ही सब कुछ नहीं है, लेकिन रियलिटी में जो चीजें हमको चाहिए वो अगर हैं तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, आगे देखते हैं इनको, आगे देखते चलते हैं। बात कर रहे हैं जन सुविधाओं की। जन सुविधा मतलब अब आपको पता होना चाहिए असुविधा जो लोगों के लिए है, लोग उनको प्रोवाइड, जो लोग जिनको उपयोग करते हैं उनके लिए। ऐसा क्यों है कि हरियाणा औसत व्यक्ति की आय केरल औसत व्यक्ति की आय से अधिक है? कि भाई हरियाणा की एवरेज इनकम ज्यादा है पर कैपिटल और केरल की कम है। ऐसा क्यों? लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्र में केरल पीछे है। इसका कारण है कि आवश्यकता नहीं है कि जेब में रखा रुपया सब वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सके।
ये बात कितनी अच्छी कि भले ही आपके जेब में पैसा है, लेकिन जरूरी नहीं जो आपको चीज चाहिए वो उनको खरीद पाए। इतनी एजुकेशन और हेल्थ केरल में अच्छी है, शायद भारत के किसी और राज्य में। क्लियर है? आपको जिनके बारे में एक बेहतर जीवन को समझ हो सकती है। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुओं सेवाओं को प्रदान कर सकता है, इसके लिए आय आप में पूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण के लिए, सामान्यतः आप द्रव्य आपके प्रदूषण मुक्त वातावरण को नहीं खरीद सकता। आपके पास जो पैसा है, जो लिक्विडिटी है, उसे द्रव्य कहा गया है। आपके पास कितना पैसा है, लेकिन अगर आपके पास पर्यावरण में पोल्यूशन है, आप उसको फ्री नहीं कर सकते। आप प्रदूषण मुक्त वातावरण को नहीं खरीद सकते। बिना मिलावटी दवा आप नहीं दिला सकते। जब आप ऐसे समुदाय में जाकर रहने लग जाएंगे तो ये सुविधा पहले उपलब्ध है, फिर आपके द्रव्य में संक्रमण बीमारी नहीं बच पाए। जब आपका पुराना समुदाय बचाव के लिए कदम नहीं उठा पाएगा। कैसा है? क्लियर है? ये आपको देखना चाहिए। वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका है कि इन वस्तुओं और आपका सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना। जरा सोचिए, किसी स्थानिक रूप से उपलब्ध कराना। जरा सोचिए कि किसी के इलाके में सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक है या हर घर के अलग अलग सुरक्षा गार्ड। आप क्या करते हैं? आप गांव में या गांव के इलाके के अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता है? क्या तुम सब पढ़ोगे? शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में पढ़ाने के लिए क्षमता ना रखते हो। आप इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि बहुत से बच्चे पढ़ना चाहते हैं और बहुत से लोग मानते हैं कि सरकार स्कूल खोलना चाहते हैं और इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए जिससे सभी बच्चों को पढ़ाने का अवसर मिले। अभी बहुत क्षेत्रों में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियां, और विद्यालय शिक्षा नहीं ले पा रही क्योंकि सरकार समाज के किसी सुविधा का उपलब्ध नहीं करा पा रही। जो सरकार है वो किसी सुविधाओं को उपलब्ध आपका नहीं करा पा रही। तो दिक्कत की बात क्लियर है? तो सार्वजनिक सुविधा आपके पैसे पर डिपेंडेंसी नहीं होती है, इन पर ये आपका निर्भर नहीं करता है। यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का? केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि स्वास्थ्य शिक्षा के मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। क्योंकि इस प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको हम पीडीएस कहते हैं, ठीक प्रकार से कार्यरत है। ऐसे राज्यों में लोग स्वास्थ्य और पोषण के निश्चित रूप से बेहतर संभावनाएं हैं। ऐसी हैं कहीं पर ये, जैसे केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि वहां पर हेल्थ फैसिलिटी है, एजुकेशन की फंडामेंटल चीजें हैं, और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर आपका पीडीएस को सिस्टम को बड़ा अच्छे से उसको आपका रखा गया है। ऐसे राज्य भी हैं जो स्वास्थ्य और पोषण के प्रति बेहतर चीजों को सुनिश्चित करते हैं। क्लियर है? तो ये सारे ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप अच्छे से एक एक करके कह रही है। क्या ये है? आश्चर्य है कि हमारे पड़ोसी देश, एक छोटा सा देश श्रीलंका, हर विषय में भारत से आगे है। हमारे जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रम है। तालिका 6.1 में दर्शाया गया है कि नेपाल बांग्लादेश के प्रति व्यक्ति आय की तुलना कम है। कह रहे नेपाल और बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति आय भारत से ज्यादा है, फिर भी वे भारत के की आयु संभावित पीछे नहीं है। क्लियर है? एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्लियर है, में बहुत से सुधार और सुझाव दिए गए हैं। मानव विकास रिपोर्ट में नए घटक जोड़े गए हैं, लेकिन मानव विकास से पहले इस बात पर स्पष्ट कर दिया गया है कि विकास महत्वपूर्ण है। एक नागरिक के साथ लोगों के स्वास्थ्य, उनका कल्याण और अधिक चीजों की ज्यादा जरूरत है। ऐसा है, अधिक चीजों की ज्यादा जरूरत है। क्या आप सोचते हैं कि मानव विकास को मापने के लिए पहलुओं पर आप विचार करेंगे?
क्लियर है? तो ये सारी चीजें इसमें हैं। क्लियर है कि मानव विकास के लिए क्या जरूरी है, क्या नहीं। आगे बढ़े, बात कर रहे हैं विकास की धारणा की। विकास की धारणा कह रहे हम जिस तरह की परिभाषा करेंगे, अभी मान लेते हैं कि एक विशेष देश काफी विकसित है। क्या मान लिया कि कोई विशेष देश है और वो कैसा है, काफी विकसित है। विकास का स्तर ऊंचा है, कम है या भावी पीढ़ी के लिए बना है और स्पष्ट है कि वांछनीय रूप से है, और 20वीं शताब्दी के उत्तरी में बहुत से वैज्ञानिक चेतावनी हैं और विकास का वर्तमान प्रकार और धारणीय है। इन सब चीजों को हमने इसमें आपका देख लिया। क्लियर है? हम उदाहरण के तौर पर कुछ आपकी भूमिका है, कुछ एग्जाम्पल है जो हम इनको आपका देख रहे हैं। क्लियर है कि किस प्रकार से वो अपनी भूमिकाओं को निभाएंगे। क्लियर है? तो वो सारे तरीकों को हम लोग गौर करेंगे कि भाई किस प्रकार से कैसे कुछ ये है। क्लियर है? भूगत जल नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। जो भूमिगत जल है वो कैसा है, नवीकरणीय जो आपका जल है उसका वो एग्जाम्पल है। फसल पौधों की तरह इन सुविधाओं की प्रकृति है, लेकिन हम इन उदाहरण के अति उपयोग कर सके हैं भूमिगल पर बरसात के द्वारा हो रही पुनर्पूर्ति से अधिक करते हैं, क्योंकि हम इन संसाधनों का अति उपयोग कर रहे हैं। गैर नवीकरणीय संसाधन वे जो कुछ वर्षा में प्रयोग जल की समाप्ति है। संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है, इनकी पूर्ति नहीं हो पाई है और इन सबके कभी कभी एक नए संसाधन मिले हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। भंडारण का स्रोत है और साथ ये सारी चीजें हैं। कैसे है? तो ये हमको इसमें देखना है कि भंडारण की व्यवस्था क्या है, कैसे कुछ रहा है, ये थोड़ा सा हमको इसमें देखना है। ये नवीकरणीय है, ये वो संसाधन जिनको हम एक बार कुछ वर्षों के बाद समाप्त हो जाएगा, जिनको हम देख सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन का दोहन किस प्रकार से है, कैसा कुछ है, ठीक। और पर्यावरण में गिरावट, राष्ट्रीय सीमाओं में दखल नहीं दिया गया है, भविष्य में जुड़ी परस्पर चीजें, विकासात्मक तुलनात्मक रूप, विकास या प्रगति के चले, इन सहारों को हम लोग देख रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।